भ्रष्टाचार का एक और विषय जो संसदीय कार्य मंत्री का है वो हमारी तरफ से उठाया गया। श्रीमती सरोज पांडे और अन्य सदस्य इसको उठा रहे थे। फिर संसदीय कार्य मंत्री अपनी उस पर सफाई देना चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी ने उनको बोलने का पूरा मौका दिया ताकि वो भ्रष्टाचार के जो उन पर आरोप लगे हैं उसको पर वो रिस्पॉन्ड करें, लेकिन उन्होंने आरोप का जवाब देने की जगह चंडीगढ़ की जनता को यहाँ से संबोधित करने का प्रयास किया और पूरी तरह से पॉलिटिकल भाषण वो दे रहे थे। फिर विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने उनकी सारी बातों को खारिज करते हुए उस रिपोर्ट में जिसमें उनके ऊपर डायरेक्ट आरोप लगाया गया है, वो भी किसी पार्टी के ज़रिए नहीं बल्कि एक अधिकारी के ज़रिए जो आज एडिशनल सेक्रेटरी रैंक का अधिकारी है, उसने सीबीआई जांच की मांग लिखी है। तो ये साबित होता है कि ये सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। जिस पर हाथ लगाओ वहीं भ्रष्टाचार दिखता है। अभी 2G स्पेक्ट्रम पर, फिर कॉमनवेल्थ गेम में, आदर्श सोसाइटी में, लेकिन कोई विषय ठंडा नहीं होता है कि उससे पहले दूसरा विषय आ जाता है। इस विषय को राज्यसभा में भी जोरदार तरीके से उठाया गया और भारतीय जनता पार्टी ने दोनों सदनों में एक और मंत्री का भ्रष्टाचार का विषय को उजागर किया। अभी प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट हुआ है। जो जापान में सुनामी आई है, जिस तरह से वहाँ रेडिएशन का ख़तरा बढ़ा है, भारतीय जनता पार्टी उस पर बहुत चिंतित है और हम भी वहाँ के लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभा में तो हम लोग हरदम आक्रामक रहते हैं। अब कई बार नज़र होती है कि हम सॉफ्ट दिखते हैं कि आक्रामक दिखते हैं, लेकिन हरदम भ्रष्टाचार के खिलाफ हम आक्रामक थे और आक्रामक रहेंगे। बेंगलोर में हम चाहते हैं कि कुमार स्वामी और देवगौड़ा के चश्मे से न देखा जाए बल्कि सच्चाई देखा जाए। शाहनवाज जी एक हाँ, नहीं, वो तो हम लोगों ने पहले भी कह दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी चेक और ड्राफ्ट से देश हित में जो लोग चाहते हैं कि पार्टी अच्छे से काम करे इस तरह का सहयोग लेती है। और हम लोगों को 11 लाख रुपए का चेक प्राप्त हुआ और हम भारतीय जनता पार्टी सफ़ेद धन से पार्टी चलाती है, न कि काले धन से हम पार्टी चलाने में कोई यकीन नहीं रखते। शाहनवाज जी एक सवाल यहाँ दो हैं सवाल अलग अलग। एक तो अभी जो पूर्णिमा ने पूछा कि सीवीसी वाला मामला जिसमें आपने प्रधानमंत्री को ग्रीन चिट दे दिया था, जिसके बाद से सुषमा जी के लिए बड़े दुविधा में पड़ गई थी। ये मामला आपने आज इसीलिए उठाया कि वो उस दुविधा से बाहर निकलने के लिए, पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये है कि बाबरी मस्जिद ध्वंस करके आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ी कि खत्म हुई, घटी? ये दो सवाल के अलग अलग जवाब दीजिए। दोनों अलग अलग सवाल है, ए और बी नहीं है, तो एकदम विषय दोनों का अलग है। जहाँ तक सवाल है कि भ्रम पैदा करने वालों ने भ्रम पैदा किया, कोई भ्रम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने इस विषय पर कई बार रिस्पॉन्ड कर दिया और मैंने भी उस दिन कहा था कि अंदाज़े बयां अलग अलग है लेकिन बात एक है। मैं अपने उस पुराने बयान को फिर से दोहराता हूं और दोनों हाउस में आपस में तालमेल करके हम योजना बनाकर, लीडर्स की मीटिंग करके योजनाबद्ध तरीके से दोनों हाउस में काम करते हैं। इसलिए इसमें कोई नई चर्चा की ज़रूरत नहीं है, ये मैटर ख़त्म है। दूसरा सवाल मामला अदालत में है और इस मुद्दे का
सौहार्दपूर्ण हल निकले, इसके लिए देश के हर नागरिक की इच्छा है और भारतीय जनता पार्टी की भी इच्छा है कि इस पूरे विषय पर भाईचारा बढ़ाने वाला सौहार्दपूर्ण हल निकले, बैठकर बातचीत हो। No sir, my question is limited. Credibility. My question is credibility. Have you lost credibility or have you gained credibility? That's all. Please answer yes or no. Have you lost credibility or gained credibility? ये दोनों बात जो है कम हुई है या ख़त्म हुई है, ये दोनों में जवाब है नो। नहीं, इसमें ये दोनों तो राय आपने बनाई ना कि आप कहिए आप ख़राब हैं कि बहुत ख़राब हैं, तो दोनों में जवाब है नो। शहनवाज जी इधर, शहनवाज जी जी। ये जो रिपोर्ट छपी है अखबार में वो विषय बहुत गंभीर है। भारतीय जनता पार्टी उस रिपोर्ट को और उस न्यूज़ को स्टडी कर रही है और उसके बाद हम अपनी आधिकारिक टिप्पणी ज़रूर उस पर देंगे। सदन में देखने को मिला कि जब आप चंडीगढ़ के मुद्दे को उठा रहे थे तो समाजवादी पार्टी सांसद बोलना चाहते थे लेकिन उनको बोलने नहीं दिया गया। बाद में जब सदन एडजर्न हुआ उसके बाद मुलायम सिंह आपकी तरफ आए, उनके साथ पूरे सांसद थे, तो ऐसे बीच में देखने को मिला कि अनंत कुमार जी और नीरज शेखर के बीच में एक झड़प सी हुई है, गाली गलौज तक हुई है। नहीं, मैं अनंत कुमार जी के ठीक बगल में सबसे नज़दीक के गवाह के तौर पर मैं ही खड़ा था, इसलिए जो देखने में आपको आया मुझे सुनने में वहाँ पर सब बात आई। कोई ऐसी बात नहीं हुई है, सिर्फ ये हुआ कि हमारा विषय ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमें लगता था हमारा विषय ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज ने बड़ा दिल दिखाते हुए, और क्योंकि वो पूरे विपक्ष की नेता हैं, उन्होंने कहा कि जब हमें मालूम हुआ कि ये सांसद के साथ इस तरह का व्यवहार हुआ है तो जब स्पीकर ने उनका नाम बुलाया तो उन्होंने खुद अखिलेश जी को बोलने का मौका दिया और वो फिर इस पर बोले। शहनाज जी नहीं दिया ना, बाद में दिया। शहनाज जी उस वक्त तो क्योंकि पवन बंसल ने बार बार विपक्ष की नेता का नाम लिया था, चुनावी भाषण वो कर रहे थे, वो चैलेंज कर रहे थे, अहंकार के शब्द उनके मुंह से निकल रहे थे, तो उनके अहंकार का जवाब देना उस वक्त ज़्यादा ज़रूरी लगा। और क्योंकि जब आप बोलते हुए किसी सदस्य का नाम लेते हैं तो उस सदस्य का ये अधिकार होता है कि वो उस विषय पर अपना पक्ष रखे, इसलिए विपक्ष के नेता को अगर उन्होंने चुनौती नहीं दी होती बोलते हुए तो फिर वो खड़ी नहीं होती। शहनाज जी आसाम में बीजेपी जो आपका जो सबसे पुराना कार्यकर्ता, शीर्ष कार्यकर्ता अशोक सिंघल को इस बार टिकट नहीं दिया गया, इसीलिए उन्होंने काल सारा जगह बीजेपी दफ्तर तोड़फोड़ हुआ, उन्होंने रिजाइन किया पूरा कमेटी जितना मेंबर लेके, और उसके बाद वो बोला हम इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, जितना बीजेपी कैंडिडेट सबका खिलाफ एक कैंडिडेट दे देंगे। तो अब क्या मानता है इसमें बीजेपी का नुकसान कैसे हो रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आसाम में लहर है, लहर तो है लेकिन और निकल गया अभी। इस वजह से जहां पर ज़्यादा जीतने की संभावना होती है वहां ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई करते हैं। नहीं, ये तो और जी मैं कंप्लीट कर सीरियस कैंडिडेट जी मैं जानता हूं, मैं केंद्रीय चुनाव समिति का भी सदस्य हूं, मैं सब बैठक में भी मौजूद था, तो मेरी बात को सुनिए पूरी तरह जी। इसलिए ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया, सीट एक है, प्रत्याशी अनेक हैं, उनमें से जीतने लायक 1, 2, 3 प्रत्याशी होते हैं, लेकिन उनमें से एक को चुनकर टिकट देना पड़ता है। मैं उस सारी बैठक में खुद मौजूद रहा हूं, और एक एक सीट पर हमारे पास जिस तरह की हवा है, 2-2, 3 कार्यकर्ता हैं जो उपयुक्त उम्मीदवार हैं, उनमें से एक को दिया। और भारतीय जनता पार्टी जब भी टिकट बांटती है, बिहार में भी 1-2 लोग निर्दलीय लड़े थे लेकिन जीत आखिर पार्टी की हुई, उसी तरह आसाम में भी 1-2 उम्मीदवार इस तरह टिकट नहीं मिलने पर इस तरह का उन्होंने कुछ आक्षेप लगाया है, लेकिन सबसे बातचीत करके इसको हल करेंगे।
मैंने आपके अखबार में इस तरह की कोई रिपोर्ट आसाम में पढ़ी नहीं है। और जहाँ तक सवाल है, ये इस तरह का आरोप हमारे पास किसी व्यक्ति ने मिलकर मुझे इस तरह का आरोप बताया नहीं है। ये आपसे मैंने पहली बार सुना है। हम पता करेंगे क्या विषय। किसी एमपी का कोई डिमांड नहीं माना गया है। ये जो भी डिमांड कोई एमपी ने न किया है न माना गया है। जहाँ तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी में एक प्रक्रिया है। प्रदेश की चुनाव समिति कुछ नाम तय करती है, फिर केंद्रीय चुनाव समिति को ये अधिकार होता है सारी परिस्थिति को गौर करके वो निर्णय लेती है। और हमने सोच समझ के उम्मीदवार बनाए हैं। कुछ कार्यकर्ता अगर रूठे हैं तो उनको मनाएंगे। और वहाँ पर आसाम में भ्रष्टाचार बड़ा विषय है और उस विषय को भटकने नहीं देना है। आसाम में कांग्रेस का जाना तय है और हम लोगों का आना भी तय है। जी, नहीं, हम कांग्रेस की नकल हम नहीं करते। हम अपने आदर्शों पे चलते हैं। जिस तरह बिहार में हमारा परफॉर्मेंस हुआ है, इस बार जो 4 राज्य के चुनाव हैं, 5 राज्य के, उसमें चौंकाने वाले नतीजे होंगे। और मैं आपसे नतीजे के बाद भी आपको संबोधित करूंगा इंशाल्लाह। तमिलनाडु और बंगाल में शहनवाज जी, बैठा जी। काफ़ी कश्मकश रही है सियासी गलियारों में। अब जो जापान में हादसा हुआ है, उसको देखने के बाद क्या बीजेपी सरकार से किसी तरह का स्पष्टीकरण मांगेगी? जो आगे न्यूक्लियर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, उनमें सेफ्टी प्रिकॉशन कितना ले रही है सरकार, या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट और लगाए जाने की ज़रूरत भी है या नहीं, इस पर कुछ कहेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो विषय न्यूक्लियर प्लांट के बारे में उठाती रही है, ये जापान का हादसा आई ओपनर है। सरकार इन सारे विषय को ध्यान में रखकर ही कोई निर्णय करे। और ज़रूर हम सरकार से जापान में जो हो रहा है, जिस तरह से रेडिएशन फैल रहा है और जिस तरह न्यूक्लियर प्लांट के अंदर विस्फोट हो रहा है, इसको संज्ञान में लेकर देश के हित में कोई नीति बनाए और उस एक्सपीरियंस को ज़रूर लेना चाहिए। क्योंकि हम जो विषय उठाते रहे हैं, वो जापान में हमारा उठाया हुआ विषय अब साबित हो रहा है। ध्यान में रखकर ही कोई निर्णय करे। और ज़रूर हम सरकार से जापान में जो हो रहा है, जिस तरह से रेडिएशन फैल रहा है और जिस तरह न्यूक्लियर प्लांट के अंदर विस्फोट हो रहा है, इसको संज्ञान में लेकर देश के हित में कोई नीति बनाए और उस एक्सपीरियंस को ज़रूर लेना चाहिए। क्योंकि हम जो विषय उठाते रहे हैं, वो जापान में हमारा उठाया हुआ विषय अब साबित हो रहा है। उठाया था ना कि रेडिएशन होगा, न्यूक्लियर प्लांट लगाने से उससे बहुत सारी दिक्कतें होंगी। हाँ, वो कहा तो सर, ये सिविल, ये कब आप हमने न्यूक्लियर प्लांट लगाने से पहले जो लोगों की सुरक्षा है, उसका विषय तो उठाया ही है। बार बार उठाया, आपने स्किप किया होगा। नहीं, हम लोगों ने इस विषय को नहीं, हमने उससे तो रिलेटेड है ना ये विषय। हमने उठाया ये विषय कि लोगों की सेफ्टी का बीजेपी ने एक नहीं 1000 बार, हम कल आपको जो हमने पार्लियामेंट के फ्लोर पर उठाया वो हम कल आपको भेज देंगे। नहीं, इसमें एक मिनट, इसमें जो नीना जी ने विषय किया, ये विषय हम लोगों ने न्यूक्लियर डिबेट पर चर्चा करते हुए, न्यूक्लियर सिविल लाइबिलिटी जो बिल है उस पर चर्चा करते हुए कई बार उठाया है कि लोगों की सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। कंपनसेशन इसीलिए तो था, सिर्फ कंपनसेशन बोला और नहीं बोला। कल मैं पार्लियामेंट से निकाल के आपको वो भेज दूंगा।
आपसे तो हो गई बात। बहुत बहुत धन्यवाद, इसका जवाब दे चुके हैं। सिर्फ लायबिलिटी कॉस्ट की बात नहीं की थी, लोगों की सेफ्टी की भी बात की थी, वो हम कल भेज देंगे।